नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। चुनाव नतीजों के बाद अब किस्सा कुर्सी का शुरू हो गया है। जनता किसे सीएम बनाना चाहती है और आला कमान की पसंद कौन है? कॉलिंग कार्ड में कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर नेता और जनता के दिल की बात। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस बार कई मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। इन्हें हराने वाले आम आदमी हैं कौन? सिग्नेचर स्टोरी में उन कैंडिडेट से मिलवाएंगे जिनकी पब्लिक इंटरेस्ट में हुई बल्ले बल्ले। चुनाव नतीजों के बाद नेताओं का इंटरेस्ट नीतीश कुमार में भी बढ़ गया है। 10 दिन से दिखाई नहीं दे रहे, जनता दरबार भी नहीं लगाया। क्या बीमार है या फिर विपक्ष उन्हें किनारे लगाने का प्लान बना रहा है? आज एक्सक्लूसिव में नीतीश की खोज खबर करनी है। बात उन एग्जिट पोल पर भी होनी चाहिए जो एक बार फिर चुनाव का सटीक दिशा दशा बताने में मुंह के बल गिरे हैं। सर्वे करने वाली एजेंसियां जनता की नब्ज टटोलने में क्यों नाकाम रहती हैं? पत्रकारों को पब्लिक के दिल की बात पता क्यों नहीं लगती? मुद्दा आपसे जुड़ा है। पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस पर चर्चा बनती है। देश में आज सबसे बड़ा कोई पब्लिक इंटरेस्ट है ना, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यही है। बीजेपी किसे सीएम बनाएगी? दिल्ली में मीटिंग्स का दौर चल रहा है तो कई राज्यों में पावर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पार्टी पर्यवेक्षक के तौर पर कुछ सीनियर लीडर्स अपने नेताओं का मन टटोल रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो खुलकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जबकि बहुत से ऐसे भी हैं जिनके दिल की बात उनको घुमा फिरा कर समर्थकों के जरिए कहलवानी पड़ रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, कई नेता सीएम की लाइन में खड़े हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है? जनता क्या चाहती है? जनता जनार्दन क्या चाहती है? आज हमने ये पता लगाने की कोशिश की। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर गए, लोगों का मन टटोला, जनता की बात आपको सुनवाएं। उससे पहले सीएम फेस वाले इन नेताओं की सियासी तस्वीर देख लीजिए। शुरुआत मध्य प्रदेश से कर रहे हैं। ये देखिए, पहले इन चेहरों पर गौर कीजिए। सबसे पहला नाम किसका है? शिवराज सिंह चौहान का है पहला नाम। शिवराज सिंह 4 बार से लगातार सीएम है, सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है। मध्य प्रदेश में 51% वोटर के साथ ओबीसी को साथ लेकर चलने का दम रखते हैं। सरकार और संगठन चलाने का इनको लंबा अनुभव है। ये शिवराज सिंह के बारे में है। हम बीजेपी के चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान नहीं किया था और इसीलिए शिवराज सिंह को लेकर कई तरह की दुविधाएं हैं। इसीलिए इस दुविधा से हमने कितने काबिल चेहरे रह गए जो सीएम के तौर पर चुनाव में पेश नहीं हुए, क्यों पार्टी ने ऐसा किया? पार्टी ने गुजरात, त्रिपुरा, हिमाचल, कर्नाटक में कई प्रयोग किए। मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया था और अक्सर होता यही है कि जब मोदी का नाम चलता है तो उनको लगता है कि बाकी कोई नाम नहीं चलेगा। शिवराज का कद छोटा करने की कोशिश की गई। शिवराज सिंह कैबिनेट के 12 मंत्री चुनाव हार गए। कई जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी लिया जा रहा है, मगर ऐसा क्यों? ये युवा चेहरा है, जनाधार वाले नेता हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। ग्वालियर, चंबल रीजन की 34 सीटों पर इनका प्रभाव है। 34 में से 18 सीटों पर बीजेपी को जीत भी मिली है। 5 बार के सांसद हैं, यूपीए 1 और यूपीए 2 में मंत्री रहे हैं। 2019 में चंबल की 4 सीट पर बीजेपी को जीत दिलाई। 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में बगावत की और 2020 में एमपी में बीजेपी को सत्ता दिलाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। फिर भी उन्हें सीएम का फेस नहीं बनाया गया, क्योंकि चंबल रीजन में ही उनका दबदबा है, उसके बाहर नहीं है ऐसा माना जाता है। कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, दल बल की छवि है और 2019 के लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। ये खराब है, ये स्थितियां इनके लिए। मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में नाम तो कैलाश विजयवर्गीय का भी चल रहा है, लेकिन क्यों? कैलाश विजयवर्गीय करीब 35 साल से राजनीति में है, केंद्र में खासी पकड़ है और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रभारी बनकर आए और वहां उनको सफलता मिली। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी।
केंद्र में कमान संभालने से पहले 12 साल राज्य सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन इनके नाम पर सस्पेंस क्यों है? 2015 में बंगाल बीजेपी का नेता चुना गया, जादू नहीं चला, वहां पर इनको प्रभार सौंपा गया था। केंद्र की राजनीति में भी ज्यादा सक्रिय नहीं रहे विजयवर्गीय। नाम तो कई नेताओं के चल रहे हैं, मगर इन चेहरों पर जनता की आवाज क्या है? जनता किसे चुनना चाहती है, किसे सीएम बनाना चाहती है अपने सूबे का? हमारे रिपोर्टर इंदौर भोपाल में थे, कई लोगों से उनकी बातचीत हुई, उनकी राय किस पर बनी खुद आप ही सुन लीजिए। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? और मामा जी होना चाहिए, और क्या। शिवराज सिंह चौहान एक बहुत ही बढ़िया पॉपुलर नेता है, लोगों के बीच में उनकी पकड़ है, हम जैसे युवाओं की भी पसंद उनकी ही है। शिवराज सिंह चौहान को, क्यों? उन्होंने काम बहुत अच्छा करा है। बताओ आप किसको देखना पसंद करोगे? शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे मामा है वो हमारे। शिवराज सिंह क्यों? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से तो शिवराज सिंह जी चौहान ही होना बहुत अच्छा का। शिवराज सिंह चौहान को ही देखना चाहते हैं। क्यों? उनने लाडली बहना का करा है, उनने गरीबों को मदद करी है, आवास बनाए लोगों के, बहुत अच्छा काम करा है। कैलाश विजयवर्गीय जी को। कैलाश विजयवर्गीय। क्यों? मुझे लगता है थोड़ा चेंज होना चाहिए, इसलिए विजयवर्गीय को। विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय की। आप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करेंगे? शिवराज सिंह चौहान। क्यों? अब हमें तो वही पसंद है। शिवराज चौहान। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मामा। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान या कैलाश विजयवर्गीय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए। मामा जी बनना चाहिए भाई। क्यों? मेहनत करी उनने, लाडली बहनों का सहयोग दिया, गरीबों का सहयोग दिया उनने। मामा जी को क्यों? ने सेवा इतनी करी है सबके लिए। शिवराज, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज दी है। मामा जी लाडली लक्ष्मी योजना, इसीलिए तो सभी के लिए हेल्प किया ना। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करेंगे आप? कैलाश जी को। कैलाश जी। हाँ। मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करेंगे? शिवराज जी। मुख्यमंत्री को किसको देखना पसंद करेंगे मध्य प्रदेश का? किसको देखना है? शिवराज सिंह। तो मुख्यमंत्री देखना किसको पसंद करेंगे? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। क्यों? बहुत करा है उन्होंने। मेरे हिसाब से जहाँ तक ख्याल है कि शिवराज सिंह जी को वापस रिपीट करेंगे कि उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। मैं तो शिवराज जी को देखना पसंद करूँगा। शिवराज जी चौहान किसलिए? अच्छा काम करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम जोर शोर से चल रहा है इस समय, और वो लाएंगे तो थोड़ा और युवा और जुड़ेंगे उनसे। मध्य प्रदेश में किसको चाहते हैं? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी। मामा शिवराज सिंह। क्यों? शिवराज सिंह चौहान जी ने 18 साल तक जैसा काम किया है और एक एक व्यक्ति से उनकी आत्मा जुड़ी हुई है, और गांव का भी व्यक्ति ये मानता है कि शिवराज जी उनके नजदीक के हैं और शिवराज जी उन्हीं के जैसे हैं। जन जन की एक ही आवाज है, करोड़ों बहनों की एक ही आवाज है, शिवराज सिंह चौहान। श्री शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि वो सरकार नहीं परिवार चलाते हैं, इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे 18 वर्षों में इस प्रदेश की काया बदल के रख दी है। मुख्यमंत्री साहब मामा ही बेड़े आए तो ज्यादा अच्छा। शिवराज जी होना चाहिए, और कौन होना चाहिए? काम अच्छे होते हैं। मामा बन तो गए मुख्यमंत्री हमारे मामा ही पसंद है हमारी। मामा शिवराज सिंह चौहान को देखना आएंगे। सर शिवराज सिंह चौहान साथ में टाइम। जी अभी तो शिवराज जी सिंह जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो ही होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज चौहान। क्योंकि उसने बहुत मदद करी महिलाओं की। चौहान साहब ही लगना चाहिए अपन को, वही लग रहा है, क्योंकि लाडली बहना की स्कीम उन्होंने निकाली है। शिवराज से वही तो कह रही है, और क्या, वही अच्छा काम कर रहे हैं, फिर इसलिए तो वही होना चाहिए। और शिवराज जी होना चाहिए। शिवराज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होना चाहिए। क्यों? तो उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है। शिवराज सिंह चौहान को। उन्होंने बहुत विकास के लिए बहुत कुछ किया है, भोपाल के लिए, एमपी के लिए। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, हाँ, क्योंकि अच्छा काम करा है उसने 15 साल में, इस बार भी अच्छा काम करेगा वो। मामा क्यों? बस अच्छा काम करा उन्होंने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री तभी शिवराज सिंह चौहान ही ठीक है अभी तो। मामा काम करा है उन्होंने, बहुत सारे काम ऐसे किए हैं उन्होंने। होना चाहिए मुख्यमंत्री। शिवराज शिवराज सिंह चौहान भाई, उनने काम करा है बहुत।
मामा जी ऑल टाइम फेवरेट। सारे आंकड़े देखने और जनता की बात सुनने के बाद लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता मामा को 5वीं बार सीएम बनाना चाहती है, लेकिन शिवराज के साथ सीएम बनने का लड्डू और कई नेताओं के मन में भी फूट रहा है। सवाल है, क्या इन नेताओं के दिल की बात आला कमान तक पहुंच पाएगी? हर सांस समर्पित है अपने देश के लिए और जनता को हम भगवान मान के उसकी सेवा करते हैं। तो जो भी काम उसके लिए दिया जाएगा, पार्टी जो तय करेगी वही सर्वोपरि होगा, उसके अलावा हम कुछ नहीं सोचेंगे। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, गृह मंत्री अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी साहब को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग पूर्ण रूप से उभर के आए हैं। इस दल की अपनी प्रक्रिया है, परिणाम आ गए हैं, अब प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके बाद निर्णय होंगे। परिणाम आने के बाद ये फैसला पार्टी का होगा, जिसका इंतजार सबको करना होगा। अगर आपको भूमिका मिलेगी तो आप निभाएंगे? पार्टी के कार्यकर्ता को हमेशा आदर्श भूमिका के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश से ही होगा मुख्यमंत्री, कोई भी होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। जीत का श्रेय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता। राजस्थान में भी आधा दर्जन नेता सीएम पद की रेस में बताए जा रहे हैं। पहला नाम वसुंधरा राजे का है। वसुंधरा राजे 2 बार सीएम रही हैं। 199 में से 80 सीटों पर उनका प्रभाव है, असर है। 2018 में अपने बूते पर बीजेपी को 70 सीटें जितवाई थी उन्होंने अपने बूते पर। महिला, राजपूत, जाट, गुर्जर और आदिवासी वोट बैंक में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। बावजूद इसके बीजेपी हाईकमान इस बार राजस्थान में बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरी। उनको, वसुंधरा राजे को सीएम का फेस नहीं बनाया, मतलब घोषित नहीं किया। क्या वजह थी इसकी? चुनाव जीतकर जनता से दूरी बनाने के इल्जाम है उन पर। बड़े राजनीतिक मुद्दों पर कम सक्रिय रहती हैं। आफ्टर 8 PM नो सीएम के आरोप भी वसुंधरा राजे पर लगते हैं। सीएम बनने के बाद दिल्ली की ज्यादा पूछ नहीं लेती, ये आरोप भी उन पर लगता है। दूसरा नाम दिया कुमारी का है। सांसद हैं दिया कुमारी बीजेपी की, उनका नाम भी चल रहा है। दिया कुमारी जयपुर के राज परिवार से हैं। राजपूत और महिला वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है उनकी। युवा चेहरा है। विद्याधर नगर सीट से इस बार का विधानसभा चुनाव जीती है। बीजेपी में महारानी को राजकुमारी से रिप्लेस करना कितना आसान है? वसुंधरा राजे और दिया कुमारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि संगठन का अनुभव नहीं है दिया कुमारी को। तीसरी बार विधायक बनी है। सभी जातियों को साधने वाला वोट बैंक भी उनके पास नहीं है। पारिवारिक कारणों से 2018 का विधानसभा चुनाव भी दिया कुमारी नहीं लड़ी थी। सबसे चौंकाने वाला नाम अब आया है एक और, महंत और सांसद बालकनाथ का। पहली बार तिजारा से विधानसभा का चुनाव जीते हैं और वहां इमरान खान से उनका मुकाबला था। इनके प्लस और माइनस पॉइंट क्या हैं? योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं और योगी आदित्यनाथ उन्हें पसंद भी करते हैं। हिंदुत्व का चेहरा है बाबा बालकनाथ। ओबीसी समाज में आते हैं। जाति का मंडल और धर्म का करमंडल वाले राजनीतिक फार्मूले में बीजेपी के फिट बैठते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम रोहतक बेल्ट पर इनका काफ़ी असर है। वहाँ पर जहाँ के चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, वो वहीं पर आती है और अगले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होंगे लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन क्या बीजेपी राजस्थान की सियासत में बाबा पर दावा खेल सकती है? क्योंकि बाबा पहली बार ही विधायक बने हैं। बालकनाथ की छवि एक विशेष वर्ग के खिलाफ है। राजनीति और संगठन का अनुभव उतना नहीं है जितना एक सीएम के तौर पर चाहिए होता है। नेताओं का रिपोर्ट कार्ड आपने देखा, लेकिन वो जनता की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं? राजस्थान की जनता इन चेहरों को में से किसको सीएम के तौर पर देखना चाहती है? हमारे संवाददाता इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए जयपुर और जोधपुर तक गए। गहलोत के गढ़ में सीएम के लिए फेवरेट कौन है और गुलाबी शहर यानी राजधानी जयपुर में कौन आगे है? जनता से सुन लीजिए क्या कहती है। सीएम कौन बनेगा भाई साहब? बाबा बालक ही नाम ही सब हमारे तो वही है। बालकनाथ। हाँ बालकनाथ। हाँ, ऐसा कहें ठीक है, छवि अलग है। ये अपने बालकनाथ बालकनाथ यार, हर कोई उन्हीं का नाम दे रहा। वसुंधरा राजे आने होनी चाहिए उनको,
सीएम बालकनाथ। सीएम कौन बनेगा? वसुंधरा। वसुंधरा पक्का? पक्का। कोई और नाम नहीं? नहीं। सीएम बालकनाथ। बालकनाथ को बनना चाहिए और क्या। ये मुख्यमंत्री बनेगा बाबा बालकनाथ है। बालकनाथ। एक ही नाम? हाँ, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही बात, एक ही जगह। बालकनाथ। बालकनाथ। बाबा बालकनाथ काम वही करेगा, वसुंधरा काम नहीं करती है। बाबा बालकनाथ। बीच में कोई नहीं? नहीं, कोई नहीं। नंबर 1 बाबा बालकनाथ। एकदम सम्मोहित उनके प्रेम में है। हाँ। मुख्यमंत्री तो भाई साहब अभी कौन बनेगा? बालकनाथ जी बनना चाहिए। हाँ, वसुंधरा राजू नहीं, बाबा बालानाथ आना चाहिए, बुलडोजर वाला लाना चाहिए। वसुंधरा बनना चाहिए, उनका गाँव अच्छा घर है। मुख्यमंत्री कौन? बालकनाथ जी। भाई साहब मुख्यमंत्री कौन? बालकनाथ जी ठीक है। मैं चाहता हूँ या तो मैडम आ जाए या बालकनाथ जी आ जाए। बाबा बालकनाथ क्लियर है? क्लियर है। बालकनाथ जी चाहते हैं, बालकनाथ जी आए हमारे योगी के जैसे। दिया कुमारी आनी चाहिए। दिया कुमारी एक बार में क्लियर। दिया कुमारी। मुझे तो लगता है गंजी शेखावत को बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वसुंधरा राजे काफी समय से रह चुकी है और उनकी हर को मौका मिलना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को। बालकनाथ जी। भैया बालकनाथ ही बनना चाहिए। बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ जी। बाबा बालकनाथ जी बनेंगे। मैं चाहता हूँ वसुंधरा राजे ही बने, पुराने है और अनुभवी है, सरकार चलाने का अनुभव है। बालकनाथ जैसे योगी जी है यूपी में, ऐसे ही बुलडोजर मैन जैसे ऐसे चाहिए और वही बनने चाहिए। भ्रष्टाचार और ये जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो, इन सभी को अगर रोकना है तब तो बाबा बालकनाथ ही आना चाहिए। वसुंधरा जी जैसे। वसुंधरा राजे। हमें तो लगता है बालकनाथ बनना चाहिए सीएम, क्योंकि उनका जो कार्यकाल हमने देखा है पिछले कई दिनों से, तो मेरे हिसाब से बालकनाथ सही है। जी भाई वसुंधरा राजे हमारे, हम तो झालावाड़ से हैं, तो हमारे लिए तो वसुंधरा राजे सही है। बालकनाथ बेस्ट है। क्यों बेस्ट? जहाँ तक अब तक देखता है तब तक तो ठीक ही है, तो वही सही है। बालकनाथ को बनाना चाहिए। क्यों? मैं तो ये चाहूँगी बालकनाथ। क्यों? बंदे में पर्सनैलिटी है, जो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उसको सुधारने के लिए एक ऐसा हीरो चाहिए। बालकनाथ जी। आप? बालकनाथ। ग्राउंड पर जनता की आवाज आपने सुनी, कहीं बाबा बालकनाथ तो कहीं दिया कुमारी और कहीं वसुंधरा का नाम लिया जा रहा था। लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर खुद नेता कितने कॉन्फिडेंट है अपने नाम को लेकर, ये उनसे ही सुनना चाहिए। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। आगे तो क्या, अभी कुछ नहीं, अभी तो सब चीजें पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे जो वो डिसाइड करेंगे। अभी हम तो आए हैं, मैं यहाँ पार्लियामेंट में आई, पार्लियामेंट सेशन में, तो जो पार्टी का डिसीजन होगा जीता है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और सब उनके मार्गदर्शन में चलेगा और सब उनके देखरेख में और उनके विजन के साथ में हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में भी कई नेता हैं सीएम वाली लाइन में लगे हुए। कल पब्लिक इंटरेस्ट में डॉक्टर रमन सिंह ने तो खुलकर ही कह दिया था वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। रमन सिंह 3 बार सीएम रह चुके हैं, संगठन में मजबूत पकड़ है, अच्छा एक्सपीरियंस है, कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय भी हैं, जनसंघ के जमाने के नेता हैं। हालांकि पिछली बार चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने इस बार सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं किया था उनको, क्योंकि 4 साल में राजनीति में कम सक्रियता दिखाई उन्होंने। पुराना चेहरा है, पार्टी किसी युवा को भी हो सकता है मौका दे दे। सीएम की रेस में दूसरा नाम जो महत्वपूर्ण तौर पर लिया जा रहा है, रेणुका का भी नाम चल रहा है, रेणुका सिंह। क्योंकि इसलिए भी उनको मौका मिल सकता है क्योंकि रेणुका सिंह युवा चेहरा है और केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, सरगुजा लोकसभा से सांसद भी हैं, आदिवासी वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ भी है, महिला मोर्चा महामंत्री के तौर पर काम भी कर चुकी है। रेणुका सिंह को आला कमान छत्तीसगढ़ की सामान क्यों नहीं सौंप सकती, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह है सरकार और संगठन में का अनुभव है, हर वर्ग में अपनी पैठ नहीं रखती हैं, बड़ा चर्चित चेहरा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है महिलाओं के आरक्षण के नाम पर अगर बीजेपी किसी को चांस देती है तो उनका नंबर लग भी सकता है। 4 नेता फिलहाल सीएम पद की रेस में हैं, मगर पब्लिक के मन में कौन है? क्या चाउर बाबा मतलब रमन सिंह को फिर से मौका मिलेगा या इस बार बीजेपी किसी महिला को सीएम बनाकर
चौंकाएगी। छत्तीसगढ़ में जनता की चॉइस क्या है? मेरे हिसाब से तो अरुण साहू जी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वही पहला हकदार है। रमन सिंह को ही फिर से मुख्यमंत्री लेकर आएगी। ओपी चौधरी को बोलूँगा सर, ओपी चौधरी आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो रमन सिंह के ज़्यादा चांसेस है आने के। तो ओपी चौधरी को बना दे। रमन सिंह। ओपी चौधरी जी। डॉक्टर रमन सिंह का पहला हक बनता है, दावेदारी बनती है उनके मुख्यमंत्री बनने की। रमन सिंह को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए लगता है। मुझे ऐसा लगता है ओपी चौधरी जी हो सकते हैं। वैसे पूर्व सीएम रमन सिंह तो जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में कल हमसे ये बात कह भी चुके हैं, इच्छा जाहिर कर चुके हैं। लेकिन सवाल है हाईकमान की इच्छा है या नहीं उनको बनाने की? असल में तो वही मायने रखता है ना। आज कोई मुख्यमंत्री का कोई दावेदार या कोई प्रत्याशी ऐसा कुछ बीजेपी के अंदर नहीं है, ना कोई कंपटीशन है। केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी तय करेगा उसके ऊपर मुहर लगेगी और हम सब उसके लिए काम करेंगे जो उसका भी नाम आता है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, इतने बड़े सवाल मुझसे मत करिए, क्योंकि आपका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। ये सब आप लोग अनावश्यक कयासबाजी कर रहे हैं। छोटा कार्यकर्ता हूं मैं। माता जी तो है ही मेरी, तो मैं तो हमेशा चाहूंगी कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। माता जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही हैं? जी बिल्कुल देखना चाहूंगी, बिल्कुल देखना चाहूंगी। पार्टी को बहुमत आया है, सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये पार्टी का विधायक दल और हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। पीएम और सीएम, सत्ता में बस यही दो सबसे पावरफुल पोस्ट होती हैं। ऐसे में सीएम की कुर्सी के लिए किसका दिल नहीं मचलेगा? लेकिन बीजेपी ने जिन 3 बड़े राज्यों में जीत हासिल की है, वहां सीएम की किस्मत का फैसला पार्टी के साथ साथ पीएम मोदी को करना है। सबसे बड़ा सरप्राइज यही है, क्योंकि जब सबसे बड़ी कुर्सी का फैसला कोई सबसे बड़ा शासक लेता है तो किसी भी बड़े खिलाड़ी का विकेट गिरने और नए कप्तान की लॉटरी लगने का चांस भी रहता है। अब प्रश्न परफॉर्मेंस और पॉलिटिकल परसेप्शन का है। नए सीएम का चेहरा इसी कसौटी पर फिट बैठना चाहिए। चुनाव का सबसे बड़ा वोटर वही हीरो होता है जिसे सत्ता में गद्दी पर चाहे तो बिठा दे और जिसे चाहे तो धूल चटा दे। 5 राज्यों के नतीजों में ऐसे कई आम उम्मीदवार सामने आए हैं जिन्होंने खास उम्मीदवारों को उरी के गढ़ में हरा दिया। ये आम आदमी है कौन और कैसे बन गए जाइंट किलर? इनकी जीत की कहानी किसी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है। हमें लगा ये आपको जरूर दिखानी चाहिए, क्योंकि बड़े लीडरों के राजपाट में ये छोटे छोटे विधायक जो हैं कहीं गुम हो जाते हैं। इसलिए आज हम इनकी खबर खास तौर से पब्लिक इंटरेस्ट में लेकर आए हैं। इनसे मिलिए। ये ईश्वर साहू हैं, 5वीं पास हैं और मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते आए हैं। घर के बाहर टिमटिमाता बल्ब बता रहा है कि परिवार में जरूरी चीजों का अभाव है। दंगों की आग में ईश्वर साहू के बेटे की मौत हो गई थी, लेकिन बीजेपी के बैनर पोस्टर से पटी पड़ी तंग गलियां ईश्वर साहू के हौसलों का बखूबी बखान करती हैं। ईश्वर साहू ने छत्तीसगढ़ की साजा सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। कांग्रेस के 7 बार के विधायक रविंद्र चौबे को धूल चटा दी। ईश्वर साहू को बीजेपी ने मैदान में उतारा था। साहू को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। बेटे की मौत के बाद तत्कालीन सरकार ने ईश्वर साहू को 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी का ऑफर दिया, लेकिन ईश्वर साहू ने मदद लेने से इनकार कर दिया था।
मोए कहाँ हराया, मूर्त साझा विधानसभा क्षेत्र की जनता हराई से। आगे की जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीति रहेगा, जो संगठन का जो है, ये जो हम निभाओ अपने जीवन। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल रामकुमार टोपो भी छाए हुए हैं। सिपाही के तौर पर देश सेवा के बाद रामकुमार ने राजनीति में उतरकर जनता की सेवा करने का फैसला किया और इसी साल अगस्त के महीने में सीआरपीएफ से वीआरएस ले लिया। वीआरएस के बाद टोपो बीजेपी में शामिल हो गए। रामकुमार टोपो को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की सीतापुर सीट से उम्मीदवार बनाया। टोपो ने भूपेश बघेल के मंत्री रहे अमरजीत भगत को 17,000 से ज्यादा वोटों से हराया। टोपो को 83,000 से ज्यादा वोट मिले। 2021 में टोपो को राष्ट्रपति पदक भी मिल चुका है। आज यदि कमल खिलाने के यदि किसी ने काम किया है तो सीतापुर की जनता ने किया है। बॉर्डर पर रह के एक देश के सैनिक के रूप में अपनी पूर्ण निष्ठा से ड्यूटी निभाई है। आज राजनीति के क्षेत्र में भी निष्ठा से निभाऊंगा। सीतापुर की जनता पहली प्राथमिकता, पहला काम उसके लिए। कहानी तो राजस्थान की सोजत विधानसभा सीट की भी कम दिलचस्प नहीं है। यहाँ पूर्व चीफ सेक्रेटरी और अशोक गहलोत के सलाहकार निरंजन आर्य कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी की शोभा चौहान ने उन्हें मात दे दी। बड़ी बात यह है कि निरंजन आर्य आईएएस रहे हैं और शोभा चौहान एक साधारण ग्रेजुएट। शोभा चौहान ने निरंजन आर्य को 31,772 वोटों से हराया। 2018 में पहली बार शोभा बीजेपी के टिकट पर जीती थी। शोभा बीजेपी एससी मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रही हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले की चांचौड़ा सीट पर भी मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प रहा। बीजेपी ने यहां नए फेस प्रियंका मीना पेची पर दांव लगाया था। प्रियंका के सामने कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह मैदान में थे। प्रियंका ने लक्ष्मण सिंह को चारों खाने चित कर दिया। प्रियंका पेची को 1,10,254 वोट मिले तो दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह को महज 48,684 वोट मिले। प्रियंका ने लक्ष्मण सिंह को 61,570 वोटों से हराया। प्रियंका के पति आईआरएस अधिकारी हैं। बीजेपी ने ममता मीणा का टिकट काटकर प्रियंका पेची को टिकट दिया था। चांचौड़ा विधानसभा सीट पर मीना समाज का दबदबा भी है। यही है कि विकास करना है और आगे बढ़ना है। जो भारतीय जनता पार्टी अब तक योजना लेके आई है तो जन जन तक पहुंचाना, हर छोर के व्यक्ति तक हर योजना का लाभ दिलाना और विकास करना क्षेत्र का, ये सर्वप्रथम मेरा कार्य रहेगा। हार का सामना तो उन्हें भी करना पड़ा जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के सपने सजा लिए थे। छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव को बीजेपी के राजेश अग्रवाल ने हरा दिया। हालांकि हार का अंतर महज 100 से भी कम वोटों का रहा। हार के मैदान मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हारा हूं तो 5 साल पूरा प्रयास करूंगा। क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करता रहूंगा। उनके लिए जो भी पहल कर सकता हूं, जैसा वो चाहेंगे, मैं करता रहूंगा। तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। यहाँ जीत तो कांग्रेस ने हासिल की, लेकिन बाहुबली बनकर उभरे हैं बीजेपी के उम्मीदवार के वेंकट रमन रेड्डी। के वेंकट रमन रेड्डी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर को कामारेड्डी सीट पर 6,741 वोटों से पटकनी दी। तो इसी सीट पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के भावी सीएम रेवंत रेड्डी को भी 11,736 वोटों से हराया। रेवंत रेड्डी ने 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। कोंडागल सीट से रेवंत रेड्डी 32,532 वोटों से विजयी रहे। इस हार और जीत को दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि सत्ता के नशे में चूर हो जाने वाले नेताओं को सबक देना। अगर पावर आने के बाद आम आदमी को आम आदमी नहीं समझोगे तो वो आपको पावरलेस करने में देर नहीं लगाएगा। लगता है उन सबको ये समझ आ गया होगा जो घर बैठकर पब्लिक का ये इंटरेस्टिंग शो पब्लिक इंटरेस्ट में देख रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं। विधानसभा चुनाव नतीजों के बीच आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की चर्चा भी हुई। जिस समय इंडिया अलायंस और उसके नेता कांग्रेस को आत्मचिंतन करने के लिए सलाह दे रहे थे,
ये कह रहे थे कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को काफी काम करने की जरूरत है। खुद कांग्रेस के अंदर से ही आवाज उठने लगी। ठीक उसी दौरान पटना में नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर कई खबरें उड़ने लगी। बीजेपी ने पूछ लिया, नीतीश कुमार जिस दिन से बाहर नहीं आए हैं उसको कितना अरसा हो गया? भाई 10 दिन हो गए। कहीं कोई गंभीर बीमारी का शिकार तो नहीं हो गए? पता है आपको, पिछले 1 महीने से बिहार के सीएम का जनता दरबार नहीं लग रहा। आज भी नहीं लगा तो जीतन राम मांझी के ट्वीट का दरवाजा खुल गया। मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। उनको कुछ हुआ भी है या फिर सिर्फ उनके साथ राजनीतिक साजिश चल रही है। नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए जिससे पता चल सके कि उनकी स्थिति कैसी है। नीतीश बाबू की तबीयत पर सवाल उठाने वाले ये वही मांझी हैं जिन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान आरोप लगा दिया था कि नीतीश कुमार को खाने में कोई विषैला पदार्थ मिलाकर खिलाया जा रहा है और अब उनकी पार्टी नई थ्योरी लेकर आई है। हालिया कुछ दिनों से देखा है, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पर हो, उनका व्यवहार आचरण के अनुरूप नहीं पाया गया है। बस नीतीश की सेहत पर सवाल उठने की देर थी कि नेताओं ने जेडीयू और आरजेडी पर सवालों की बौछार कर दी। मांझी के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का रिएक्शन आया। गिरिराज ने लिखा, नीतीश कुमार केवल एक गठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए जीतन राम मांझी की चिंता जायज है और इसकी हमें भी चिंता है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। प्रदेश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि हुआ क्या है हमारे मुख्यमंत्री के साथ, तो ऐसे में मेडिकल बुलेटिन जरूर जारी होना चाहिए। सवाल इसलिए उठे क्योंकि नीतीश कुमार करीब 10 दिनों से दिखाई नहीं दिए, किसी भी सार्वजनिक और सरकारी कार्यक्रम में नजर नहीं आए। उनके सारे प्रोग्राम रद्द हो गए। जनता दरबार लगाते थे वो भी नहीं लगा। राजगीर महोत्सव का उद्घाटन भी नीतीश कुमार को ही करना था लेकिन वहां भी नहीं पहुंचे। सवाल नीतीश की सेहत का था लेकिन कांग्रेस की हार के बाद आरजेडी को तेजस्वी के लिए सीएम पद दिखने लगा। मौका मिलते ही लालू की पार्टी नीतीश को पीएम मटेरियल बताने लगी। ये मटेरियल तो है ही है, इसको तो सब लोग कहते हैं। ये तो बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी होगी। उनका नेतृत्व लोग स्वीकार करते हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। आरक्षण विरोधी कोई पार्टी है बिहार में, उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन लड़ाई 70-30 का ही होगा। 30% में ये सारे गठबंधन होंगे और 70% भारतीय जनता पार्टी को जनमत भी मिलेगा और बिहार की जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। सियासत का यही दस्तूर है, जब मौका लगे दाव आजमाना चाहिए। मगर अभी तो बात नीतीश कुमार की तबीयत की है। क्या वो वाकई बीमार है या फिर गैरहाजिरी की वजह कुछ और है? कांग्रेस की हार के बाद जेडीयू क्या कहती है? निश्चित रूप से पीएम मटेरियल भी है और उसका सारा योग्यता रखते हैं। कांग्रेस अपने बल पर लड़ रही थी, जीतती तो उनको श्रेय मिलता और हारे भी है तो ये इसका कारण वो खुद भी है। सवाल है नीतीश क्या करेंगे? क्या वो कांग्रेस की परफॉर्मेंस के बाद दिल्ली की सियासत के लिए आगे बढ़ेंगे? क्योंकि लाल किले वाला बैनर और पोस्टर उनकी पार्टी कई बार लगा चुकी है। अगर इस बार ऐसा होगा तो उनके नाम पर सपोर्ट कौन करेगा? क्या राहुल और ममता के रहते मोदी वर्सेस नीतीश मुमकिन है? सबसे बड़ी बात, क्या सीएम कुर्सी का मोह इतनी आसानी से छूट जाएगा? सियासी रुख किस तरफ है ये नीतीश से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि पाला बदलने में उन्हें देर नहीं लगती। पटना में नीतीश कुमार ने खुलेआम बीजेपी को दोस्ती का ऑफर दिया था। सियासत है ही इसी का नाम। कब दोस्त नफे के लिए दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन सत्ता के लिए दोस्त बन जाए, नेताओं का तो यही खेल है। लेकिन जागरूक वोटर को होना है, हर हाल में होना है, क्योंकि अच्छा नेता चुनेंगे तो आपके काम होंगे, आपका जिला, आपका प्रदेश तरक्की करेगा, वरना पछताएंगे। चलिए अब बात एग्जिट पोल की करनी है, वो बनती भी है आज करनी। इन चुनाव में ज्यादातर एजेंसीज के एग्जिट पोल सही साबित या सटीक नहीं निकले। कम से कम
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वहां पर बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री के संकेत उनमें नहीं थे। हमें लगा पब्लिक इंटरेस्ट में इस पर बात करनी चाहिए और जोर देकर करनी चाहिए कि क्या सही मायने में चुनाव में जनता से और जमीनी तौर पर जुड़ने की जरूरत होती है। किसी ने बीजेपी को जिताया, किसी ने कांग्रेस की सरकार बनवाई, कहीं कांटे की टक्कर दिखाई, कहीं क्लियर कट मेजॉरिटी वाली सरकार बनवाई। हर बार की तरह इस बार भी पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद एग्जिट पोल आए। टेलीविजन पर एक्सपर्ट्स बैठे और एग्जिट पोल्स पर चर्चा हुई। एबीपी न्यूज पर पब्लिक इंटरेस्ट में वोटिंग कराने वाली एजेंसी के एक्सपर्ट्स ने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के नतीजे कंफ्यूजिंग दिखाई दे रहे हैं। आपकी टीम ग्राउंड पर थी, आपने क्या देखा? और दूसरी बात ये कि ये डेटाज को जनता तक पहुंचाने के लिए कैसे स्टीक माना जाए, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। कंफ्यूजिंग तो होता है, और अगर कंफ्यूजन है जमीन पे तो दिखाई देता है, परिलक्षित होता है आंकड़ों में। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पोल ऑफ पोल्स भी दिखाए गए थे, तो उसमें भी क्लैरिटी नहीं थी। राजस्थान में कोई कांग्रेस की सरकार बनवा रहा था तो किसी ने बीजेपी को मैंडेट दिया। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी कुछ एजेंसियों ने कांग्रेस की सरकार बनवाई, जबकि कुछ बीजेपी को बहुमत दे रहे थे, जैसा नतीजों में हुआ भी। लेकिन ये भी सही है कि इस बार एग्जिट पोल्स ने जिन नेताओं को आस बंधाई थी वो धराशायी हो गई। छत्तीसगढ़ में तो कई एग्जिट पोल्स बघेल सरकार की वापसी का दावा कर रहे थे, लेकिन हुआ एकदम उलट। सवाल है कि क्या एग्जिट पोल को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है? एग्जिट पोल जिन आधार पर होते हैं, क्या वो पैमाने बदलने चाहिए? एग्जिट पोल में एजेंसी जनता के बीच जिन सवालों को लेकर पहुंचती है, या फिर जितने सैंपल साइज के आधार पर सर्वे होता है, क्या उसे बदलने की जरूरत है? क्या एग्जिट पोल को और साइंटिफिक बनाना चाहिए? सवाल जरूरी है, क्योंकि एग्जिट पोल के आधार पर राय बनने लगती है, लोगों के बीच मैसेज जाता है कि फलां पार्टी जीत रही है। लेकिन जब नतीजे उलट आते हैं तो एग्जिट पोल की साख सवालों में घिरने लगती है। कमी कहां रह गई? कैसे ज्यादातर एग्जिट पोल गलत साबित हुए? वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है सर्वे टीम का ग्राउंड वर्क ठीक ना रहा हो, या फिर जनता के दिल में कुछ और हो और जुबान पर कुछ और। लेकिन हमारी जुबान पर हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में सच रहता है, इसलिए हमें लगा एग्जिट पोल की बात आज करनी चाहिए, आपके दिल की बात आज करनी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस खेमे से, और ये खबर है मध्य प्रदेश को लेकर। क्या कहा है आला कमान ने कमलनाथ से, वो जो सीएम का फेस थे। मेरे सहयोगी संदीप चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या खबर है? सीधी खबर ये है जगविंदर कि जो ये मध्य प्रदेश में नतीजे आए हैं, बाकी दो राज्यों की बात अभी छोड़ दीजिए, हिंदी पट्टी में जो कांग्रेस का सफाया होता दिखा है, अब उस पर कार्रवाई भी करने का मन बनाती आलाकमान साहब दिखाई दे रही है। और इसके पीछे एक वजह खास ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे कमलनाथ, मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी उन्हें बनाया गया, पूरी उन्हें छूट दी गई। पर अब जो फीडबैक गई है मध्य प्रदेश से कि वो अपने एक कमरे तक सीमित रहे, कुछ लोगों की ही बात सुनी, उन्होंने पब्लिक रैलियों से कुछ गुरेज करते दिखाई दिए। एक शिवराज सिंह चौहान है, 166 रैलियां की, पर वो सक्रियता कहीं ना कहीं कमलनाथ नहीं दिखाते दिखे। जंजील वो मानते दिखे कि हम तो जीत ही रहे हैं। और इसमें एक खास बात और मैं बताना चाहूंगा, 1.5 महीने पहले टीम ने रिपोर्ट दी, सुनील खानुगुलू की टीम ने रिपोर्ट दी कि लाडली बहना योजना के चलते 4.5% महिला वोट बैंक शिफ्ट कर गया है बीजेपी की तरफ। उसके बाद भी सक्रियता नहीं दिखाई कमलनाथ, तो वो नहीं थे। संदीप ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी है, सक्रियता नहीं दिखाई, इसलिए कमलनाथ के प्रति असक्रिय हो गया है आलाकमान। ये तो कांग्रेस में उठे तूफान की बात थी। बात कर लेते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आए तूफान की। कहां क्या नुकसान हो रहा है? मिचोंग तूफान कहां नुकसान पहुंचाएगा, कहां लोगों को बचना है, ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। मिचोंग तूफान की आहट भर से चेन्नई पानी में डूब गया।
हालात बेहद हाहाकारी हो गए। चेन्नई की जिन सड़कों पर हजारों गाड़ियां दिखती थी, वहां तूफान से हाल बेहाल है। घुटनों के ऊपर पानी। चेन्नई की इस तस्वीर को देखिए, नाले में गाड़ियां किस तरह खिलौने की तरह बह रही हैं। बारिश ने ऐसा सितम किया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। चेन्नई का रेलवे स्टेशन भी बारिश के पानी से लबालब है। ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। यात्रियों को मिचोंग तूफान से बने दरिया को पार कर स्टेशन पर पहुंचना पड़ रहा है। मिचोंग तूफान के चलते चेन्नई का एयरपोर्ट भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। रनवे पर पानी भरने के बाद फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, तो कुछ फ्लाइट्स के रूट बदल दिए गए। इस अंडरपास को देखिए। वैसे तो हर रोज यहाँ गाड़ियों का रेला रहता था, लेकिन ये अंडरपास भी अब पानी से लबालब है। गाड़ी तो छोड़िए, इसके अंदर से किसी भी आदमी का गुजर पाना भी अब मुश्किल हो गया है। चेन्नई में 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। बारिश ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर, रानीपेट, कांचीपुरम और चगेलपेट जिले में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान है। तिरुवन्नामलाई और विलुपुरम में भारी बारिश हो सकती है, लेकिन राजधानी चेन्नई को डेंजर जोन में रखा गया है। अब वक्त आपके कमेंट्स का हो गया है। जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कुछ लिखकर भेजा है आपने हमारी खबरों के बारे में। धनवीर क्या कहते हैं? कांग्रेस अगर सचिन को मुख्यमंत्री बना देती, वो भाई मुख्यमंत्री का चेहरा बना देती, लिखना चाहिए था, तो राजस्थान से नहीं जाती। चलिए, आपकी इच्छा है। गहलोत साहब तो गारंटी के मास्टर माने जाते हैं। संतोष क्या लिखते हैं? देश की शिक्षा प्रणाली को ठीक करने के लिए के पाठक जैसे ही अधिकारी चाहिए, ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा का लाभ मिले। बिहार को लेकर यह खबर है संतोष जी की। आगे दिखाइए क्या है। अरुण क्या लिखते हैं? जगविंदर पटियाल, आपका समाचार बताने का तरीका आपके अनुभव को बयान करता है, जितनी तारीफ की जाए कम। शुक्रिया सर। अरुण जी, बहुत बहुत मेहरबानी। और टाइम हो गया है अब आपसे भी इजाज़त लेने का। कल रात 9 बजे फिर होगी पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे मुलाकात आपके मुद्दों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है और श्रीन अभी आने वाली है। शुभ रात्रि।